Yes, friends, Rudra here, and now this is Charter Act of 1853. So, ये लास्ट चार्टर एक्ट्स हैं जो सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स जो शुरू हुए 1793 से 1813, 1833, 1853 नाउ। चार्टर मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में टू ट्रेड इन द इंडियन ओशन। एक मोनोपोली ट्रेड राइट्स मिला था, एक डिक्लेरेशन, रिटन डिक्लेरेशन मिला था किंग से, क्वीन से, कि आप ट्रेड कर सकते हैं इन स्पाइसेस, मसालों में। बट दे आल्सो ट्रेडेड इन कॉटन, सॉल्ट पीटर, इंडिगो। सो ये चार्टर्स मतलब कि उनकी अवधि को बढ़ा देता था, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड अवधि को। 1793, 1813 में भी 20 साल बढ़ाया, 33 में भी 20 साल बढ़ाया। लेकिन हम देखते हैं कि ये लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट्स क्यों था 1853, और ये लैंडमार्क क्यों था, स्पेशल क्यों था। इसके फीचर्स हैं: दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द देन गवर्नर जनरल डलहौजी। 1853 में लॉर्ड डलहौजी थे गवर्नर जनरल। फॉर इंप्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अब एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव कैसे किया जाए। अब उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जैसा कि आप जानते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई स्पेशल जिम्मेदारी नहीं थी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, कौन से वो लोग होंगे। तो इसमें क्या हुआ है बाद में हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड, और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, he will see the overall superintendence of all the provinces of the British India, of the East India Company, you can say. A separate governor for Bengal was to be appointed, just like Bombay presidency and Madras presidencies had their separate governors. It separated for the first time the legislative and executive functions of the Governor General's Council. कैसे? It provided for the addition of 6 new members. 6 नए सदस्य को जोड़ा गया। लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया इनको। काउंसिल में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था गवर्नर जनरल का, उसमें 6 नए मेंबर्स का जो है एडिशन हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के रूप में। इट केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शनड एज द मिनी पार्लियामेंट, एक छोटा पार्लियामेंट की तरह बिहेव करता था, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो प्रोसेस इस्तेमाल होता था, यूज होता था ये किसी भी लॉ को पास करने का, वही प्रोसेस यहाँ पर ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी यूज करता था, उसको कॉपी करता था टू पास एनी लॉ। सो इट फंक्शनड एज ए मिनी पार्लियामेंट। Thus, legislation for the first time was treated as a special function. अभी क्या था कि वही काउंसिल जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी देती थी, वही काउंसिल लॉ भी बनाती थी, लेकिन नहीं। 1853 चार्टर एक्ट्स के ट्रीटेड स्पेशल फंक्शन, लेजिस्लेशन को, लॉ मेकिंग को स्पेशल फंक्शन माना गया, रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी, कि एक मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल हो 6 मेंबर्स का, एंड स्पेशल प्रोसेस हो, कि जो प्रोसेस ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग के लिए यूज होता है वही प्रोसेस यहाँ भी। इट इंट्रोड्यूस्ड, अब देखा था 1833 में इट अटेम्प्टेड था। 18 जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था उसमें ये एक पॉइंट था कि इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर, लेकिन वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध और उनके अपोजिशन की वजह से वो फ्रैक्टिफाई, वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। और जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही नियुक्त होते थे। लेकिन हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने क्या किया कि अब जो सिविल सर्वेंट्स होंगे वो ओपन कंपटीशन के थ्रू आएंगे। सो इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। The civil services was now open to the Indian also. So this was जो है ये prelims perspective से बहुत important है। The civil services was now open to the Indians also. Accordingly, the Macaulay Committee किससे संबंधित है? The Committee on the Indian Civil Service was appointed in 1854. Very important from the prelims perspective. It extended the company's rule. अब यहाँ भी चार्टर जो है, उनको डिक्लेरेशन जो है, वो चार्टर जो है मिल गया है रूल करने का। मतलब अभी भी कंपनी का रूल है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का केवल रेगुलेशन है।
पोजीशंस है उसके नाम पे, बट रूलिंग कंपनी की है, तो वो चार्टर अभी भी है. That's why it's called Charter Acts. It extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for the British Crown. जैसे कि पहले चार्टर एक्ट्स में क्या था कि 20-20 साल बढ़ाया जाता था. 1793 में 20 साल बढ़ा, 1813 में 20 साल बढ़ा, 33 में 20 साल बढ़ा, लेकिन अभी टाइम लिमिट नहीं दिया गया. But it did not specify any particular period, unlike the previous charters. So British Parliament was empowered to put companies governance of India to an end at any suitable time. So इस एक्ट के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी आ गई कि वह किसी भी समय कंपनी का गवर्नेंस, कंपनीज का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है ब्रिटिश वहां पर टेरिटरीज में, इंडियन टेरिटरीज पे, उसको किसी भी समय सूटेबल टाइम पे जब भी वह चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको खत्म कर सकती है, पुट एन एंड, उसको खत्म, उसको स्टॉप कर सकती है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. वहां पर चार्टर एक्ट नहीं होगा, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा. व्हाई? बिकॉज वो डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है गवर्नड होगा ब्रिटिश क्राउन से. सो थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो.